गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फोर्थ लेसन चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई थी और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उम्मयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर जो उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया था। पहले उम्मयद खलीफा मुआवियाओं ने दशमिक को अपनी राजधानी बनाया और फिर बैजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशागत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उम्मयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उम्मयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुसत लिपिक होता है, एक प्रकार का जो लेखा जोखा करता है, लिखने का कार्य करता है कि क्या चीज़ कितनी राज्य में आई, कहाँ से गई, कैसे गई, वो चीज़ें। और अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन इस्लाम उम्मयद शासन को वैधता प्रदान करता था। उम्मयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते थे और विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते थे। इन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता था। अब्द अल मलिक ने जो नीतियां अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने की दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, वे रोमन और ईरानी अनुकृतियां थीं, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और पहलवी भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और फिर सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार। नीचे दिखाए गए सिक्कों से यह पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरब इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया है कि लंबे बालों वाले व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए है। देखो, ये फर्स्ट सिक्के में दिखाया गया है और सेकंड में ये दाढ़ी वाला दिखाया गया है। इनके नीचे लिखा भी गया है कि जो वाइजेंटाइन का सोने का बना सोलिडस, जिसमें सम्राट हेराक्लियस व उसके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। दूसरे में है अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम व रूप के साथ डाला गया सोने का दिनार। तीसरे में दिखाया गया है बदला हुआ दिनार, जिस पर केवल लिखावट मिलती है। इस पर कलीमा गढ़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। आगे है अपने, और इस तरह उसके हाथ में तलवार। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उनमें यह पहली है। उसमें अपने यह खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक के सिक्के डालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के डाले जाते रहे। आगे इन्होंने दिया है अब्बासी क्रांति के बारे में। अब्बासी क्रांति मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उम्मयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। 1750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मयद शासन को दुष्ट बताया और ये दावा किया कि वे पैगंबर मुहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी जो संस्कृति थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहां पर दशमिक से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरबी रानियों की मिली जुली आबादी थी, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका।
यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उम्मद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उम्मीदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। वो सिर्फ क्या करना चाहते थे, उम्मीदों को बाहर निकालना चाहते थे। अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसके अंतिम उम्मीद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर तैसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। ये नहीं है कि पहले जैसे कबीले का होता था उसी का उत्तराधिकारी अब और उसी के जो नौकरशाही ऑफिसर्स वगैरह होते थे अब अलग तरीके से गैर कबीलाई तौर पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्य को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उम्मीदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपराओं को बराबर कायम रखा। जिस तरह वो पहले थी वैसे ही सारी परंपराएं चलती रही। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। ये हम कल करेंगे डिटेल से। आज इतना ही। साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए और एनसीईआरटी में से आपका लेसन चल रहा है, साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहिए। जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं नोट्स के रूप में वो अपने कंप्लीट करते रहिएगा साथ साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।